Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss in detail about the enantiomers, diastereomers, and the mesocompound. So first of all, we will start our lecture with the term enantiomerism. So enantiomerism, like the other properties of isomerism, the definition will start with the same letters, with the same words, with the same sentence. That is the pair of compound which have the same molecular formula. आप सभी ने देखा होगा कि जितनी भी डेफिनेशन हम लिखते हैं तो स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में द पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो हमने क्या करना है कि जो पेयर ऑफ कंपाउंड हम लें वो कैसे लें, वो जो कंपाउंड हो वो कैसा हो, तो उसके अंदर क्या खास चीज हमें देखने को मिले, तो वही एक स्पेसिफिकेशन हो जाएगी हमारी एनेंशियोमेरिज्म के लिए। तो एनेंशियोमेरिज्म जो है एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ही टाइप है, और ये उन कंपाउंड्स के अंदर चलती है जिसके अंदर क्या मिले आपको, एटलीस्ट वन कायरल कार्बोनेटम, जिसके अंदर एक कायरल कार्बोनेटम होना ही चाहिए। एक से ज्यादा कायरल कार्बोनेटम आ जाते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएंगी आगे जाके, जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो डायस्टीरियोमेरिज्म या मीजो कंपाउंड्स जो आपकी टर्म्स आ जाएंगी। तो एनेंशियोमेरिज्म चलने के लिए जरूरी है कि आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर वन कायरल कार्बोनेटम हो। तो वन कायरल कार्बोनेटम है फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, इसमें आपके साथ सेंट्रल कार्बोनेटम जो आपको दिखाई दिया उसके अंदर फोर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं उस सेंट्रल कायरल कार्बोनेटम के ऊपर। क्योंकि चार ग्रुप है इसलिए तो हम उसको बोल रहे हैं सेंट्रल कायरल कार्बोनेटम। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होते तो वो आपका अकायरल कार्बोनेटम होता। तो ये वो पेयर ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम। जैसे ये कंपाउंड हमने लिया लैक्टिक एसिड, अब इसकी मिरर इमेज हम देखेंगे, देखो मिरर लगाया, उसके बाद जब हमने इसको मिरर इमेज में देखा तो जो ग्रुप नजदीक है मिरर के वो नजदीक ही दिखाई देंगे मिरर इमेज में भी, और जो दूर है वो दूर ही हमें दिखाई देंगे। तो इस टाइप से हम मिरर इमेज को ड्रा करते हैं। तो ये हमने मिरर इमेज ड्रा की, आपने क्या देखा कि ये मिरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो मिरर इमेज वाली स्ट्रक्चर है उसको उठा के ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम रखते हैं तो COH के ऊपर कौन आ जाएगा, CH के ऊपर आएगा OH। तो जो CH ग्रुप है इसके ऊपर बोलो कौन आ जाएगा यहाँ पे, इसके ऊपर OH। जब हम इसको एग्जैक्ट यूं का यूं उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो मींस दे फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सो दीज आर सच पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट फॉर्म्स द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। साथ ही साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होंगी, इनकी सेम होंगी। लेकिन ये डिफर किस चीज में करेंगे, दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द आइसोमर हमने लिया, इसके अंदर से जब हमने पीपीएल को पास किया द पीपीएल गेट रोटेटेड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। हमने दूसरा आइसोमर लिया, उसके अंदर से जब हमने पीपीएल को पास किया द पीपीएल गेट रोटेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो दीज आर two pair of compound which differ from each other in their behavior towards the PPL. So such pair of compound called the enantiomers and the property called as the enantiomerism. Must condition क्या है आपकी, जो ये कंडीशन है कि एटलीस्ट वन कायरल कार्बोनेटम होना चाहिए, उससे भी ज्यादा मस्ट कंडीशन ये है कि द मोलिक्यूल मस्ट बी कायरल। मोलिक्यूल कायरल होना चाहिए, मोलिक्यूल मस्ट फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो दैट इज द मस्ट कंडीशन। अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज एनेंशियोमेरिज्म की। जो हमने अभी अभी डेफिनेशन लिखी उन्हीं बातों को हम प्रॉपर्टीज की फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। मींस एनेंशियोमर्स वो पेयर ऑफ कंपाउंड होते हैं विच शोज द सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। Means they form the non-superimposable mirror image of each other. That is the physical property. They have the same physical point. They have the same melting point. They have the same boiling point. They have the same solubility. But they differ in their behavior towards the PPL. जब हमने एक आइसोमर के अंदर से लाइट को पास किया तो राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करता है, सेकंड आइसोमर के अंदर से पास किया तो वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में PPL को रोटेट करता है। मींस दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द physical property. Next property, if we mix these two form, that is the dextro form or the Levio form, in any of the mixture, we can mix these dextro or the Levio form in equimolar ratio or not in equimolar ratio. But if we mix these dextro or the Levio form in the equimolar ratio, we got the complete racemic mixture. So that is the property number 2, means they give the racemic mixture when they आर प्रेजेंट इन द इक्विमोलर क्वांटिटी। जब हम कुछ भी ना लिखें, दे गिव रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है दे गिव द कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर। अगर हमें पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर बनाना है तो हम लिखेंगे पार्टिकुलरली दे गिव द पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर। हम कुछ भी ना लिखें तो अंडरस्टूड सी बात है हम कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर की बात कर रहे हैं।
तो हमने क्या किया, 50% डी 50% एल को लिया, हमने इसके अंदर से लाइट को पास किया, पीपीएल को पास किया, तो पीपीएल रिमेन अनअफेक्टेड, उसके अंदर कोई रोटेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज the 50% D cancel out the effect of 50% L towards their behavior। बोलो किसकी तरफ? towards the behavior, towards the बोलो क्या? PPL, PPL की तरफ जो इनका बिहेवियर है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट करना चाहता है राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर, लिवियो रोटेट करना चाहता है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर, तो नेट रिजल्ट क्या रहा? मींस नो नेट चेंज इन द रोटेशन ऑफ द पीपीएल। मींस जो मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होगा आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एनेंशियोमर्स होते हैं ये आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो दिखाते हैं, लेकिन इनका जो रेट है वो डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये टू पेयर फॉर्म ली हमने, वन इज द मान लीजिए डेक्स्ट्रो है, दूसरा लिवियो है, हमने इसके अंदर जब कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाला लाइक एस ब्रूसीन, तो इन दोनों कंपाउंडों का जो रिएक्ट करने की जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है, जो रफ्तार है, जो रेट है, वो डिफर करेगी। मीन्स आपका वन ऑफ द कंपाउंड विल रिएक्ट विद एस ब्रूसीन to give the diastereomer at a slower rate, while the other one on reaction with S-brucine gives the diastereomer at a faster rate। Means दोनों की रफ्तार अलग अलग होगी। Means they differ in their, बोलो किस चीज के अंदर? rate of reaction के अंदर दोनों डिफर करते हैं। So that is the next property of the enantiomers, that is the chemical properties। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था जब हमने रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। मीन्स जो डेक्स्ट्रो और लिवियो जो फॉर्म होती हैं, दोनों का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जैसा नहीं होता। मीन्स एनेंशियोमर्स आर क्वाइट डिफरेंट इन देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स सम ऑफ द बैक्टीरिया में फर्मेंट द डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड विदाउट अफेक्टिंग द रिमेनिंग लिवियो फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जो माउल्ड है पेनिसिलियम ग्लूकम, जब हम उसको ऐड करते हैं इन द एनेंशियोमेरिक मिक्सचर ऑफ टार्टेरिक एसिड, जैसे टार्टेरिक एसिड डेक्स्ट्रोफॉर्म, टार्टेरिक एसिड लिवियोफॉर्म, इसके अंदर जब हमने ऐड किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पेनिसिलियम ग्लूकम को, तो इट क्या करता है? इट कंप्लीटली कंज्यूम द डेक्स्ट्रोफॉर्म, वो डेक्स्ट्रोफॉर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा। अगर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मोल्ड है, उसको हम ऐड ना करते तो क्या होता? तो ऐसा होता, पीपीएल को जब हम पास करते तो जो आपकी वन फॉर्म है डेक्स्ट्रोफॉर्म, वो लाइट को देखो किधर रोटेट करती? राइट हैंड डायरेक्शन में। जो दूसरी फॉर्म है वो किधर रोटेट करती? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। तो नेट चेंज नहीं होता, देयर अकर्स नो नेट रोटेशन। बाहर जो लाइट निकलती वो आपकी एज सच रहती, देयर अकर्स नो नेट रोटेशन इन द पीपीएल। पीपीएल आपकी अनअफेक्टेड रहती, पीपीएल आपकी एज सच देखो पास हो जाती बाहर, उसके अंदर कोई चेंज देखो नहीं आता, एज सच बाहर निकल जाती। लेकिन अगर अब हम इसमें डाल देते हैं माउल्ड पेनिसिलियम ग्लूकम, तो डालते ही साथ उसने क्या किया? उसने कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया डेक्स्ट्रोफॉर्म को। अब डेक्स्ट्रोफॉर्म तो बची रही इस मिक्सचर के अंदर, बच गई सिर्फ लिवियोफॉर्म। अब अगर हम कंटिन्यूअसली इसमें से पास करते रहे पीपीएल को, तो अब क्या देखेंगे? पीपीएल को पास किया तो नेट रिजल्ट होगा, नेट रोटेशन होगी पीपीएल के अंदर। वो रोटेशन बोलो कैसी होगी? टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि डेक्स्ट्रोफॉर्म तो बची नहीं, उसको तो कंज्यूम किसने कर लिया? आपके माउल्ड पेनिसिलियम ग्लूकम ने उसको क्या कर लिया है? कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है। So that is the next property, that is the biological property, means the enantiomers, they differ in their behavior, in their biological properties। Like next one, जो आपका लिवियो रोटेटरी जो फॉर्म है आपकी थायरोक्सिन की, जो एक एक्टिव कंपोनेंट है which is secreted from the thyroid gland, and it has the several time higher physiological activity than that their respective corresponding dextroisomer। नेक्स्ट टर्म इज द ऑप्टिकल प्योरिटी। अब हम ऑप्टिकल प्योरिटी की डेफिनेशन देखते हैं। ऑप्टिकल प्योरिटी मींस अगर हम क्या करें, हमारे पास दो सैंपल हम ले लें, एक मान लीजिए हमारे पास कोई डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, हमने क्या किया, वो प्योर फॉर्म है और एक इम्प्योर फॉर्म है, हमने दोनों के अंदर ऑप्टिकल रोटेशन को देखा, तो ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर क्या कोई चेंज आता है? अगर हम उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल दें, तो इम्प्योर सैंपल के अंदर हमने ऑप्टिकल रोटेशन को ऑब्जर्व किया, और फिर किसमें? प्योर सैंपल के अंदर भी ऑप्टिकल रोटेशन को ऑब्जर्व किया, तो हमने रेशियो ली। तो द रेशियो ऑफ द observed optical rotation of the given impure sample to the optical rotation in the pure sample is called as the optical purity। अगर हम मल्टीप्लाई कर दे इसको 100 से, तो हमें मिल जाएगी परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी। हमने किया क्या था? देखो, सबसे पहले हमारे पास पोलराइजर होता है, सेकंड पार्ट एनालाइजर होता है। हमने हमारे जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट था पोलरीमीटर का, उसमें हमने स्टडी किया था। ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है, व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू द पोलराइजर द पीपीएल गेट प्रोड्यूस, पीपीएल प्रोड्यूस हो जाती है। और ये पीपीएल अब पास हो रही है, बीच में पोलरीमीटर ट्यूब है, जिसमें हम सब्सटेंस लेंगे, एक बार प्योर एक बार इम्प्योर। हमने सब्सटेंस लिया, मान लीजिए प्योर सब्सटेंस लिया, पीपीएल को देखो हमने पास किया है प्योर सब्सटेंस के अंदर से।
हमें लाइट देखो आगे दिखाई दी, फिर हमने एनालाइजर को रोटेट किया बाय सम एंगल सो दैट वी गॉट द कंप्लीट डार्कनेस। तो कितने एंगल से हमने रोटेट किया कि कंप्लीट डार्कनेस आ गई, दैट कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रोटेशन। मान लीजिए प्योर सब्सटेंस था, अब हमने यहाँ पे जो आपकी पोलरिमीटर ट्यूब है यहाँ पे हमने डाला इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल डालते ही साथ क्या हुआ, जो आपकी बीच में जो लाइट थी देखो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, देखो कुछ चेंज हो गया, किस वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से। हो सकता है चेंज हो सकता है चेंज ना भी हो। अगर आपकी जो इम्प्योरिटी है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या करेगी, वो जो आपकी ये पीपीएल थी देखो ब्लू लाइन से दिखाई, इसकी रोटेशन के अंदर जरूर वो चेंज करेगा। देखो मान लीजिए चेंज कर दिया, इम्प्योरिटी आपकी कैसी थी, ऑप्टिकली एक्टिव थी। अब हमें दोबारा से देखो लाइट दिखाई दी, देखो आगे हमने लाइट दिखाई दी, हमने क्या किया, एनालाइजर को दोबारा रोटेट किया बाय सम एंगल, और वो किस टाइप से कि आपकी जो पीपीएल है उससे 90 डिग्री के ऊपर हमें एनालाइजर को रखना पड़ता है ताकि हमें दोबारा डार्कनेस आए। तो अब जो रोटेशन हमने फिर से ऑब्जर्व कर ली, सो दैट इज द रोटेशन कॉज्ड बाय द इम्प्योर सैंपल। तो मींस हमने दोनों की रोटेशन देख ली, दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन देख ली, प्योर सैंपल के अंदर देखा और उसके बाद इम्प्योर सैंपल के अंदर देखा, फिर हमने रेशियो ली, ऑब्जर्व्ड रोटेशन कॉज्ड बाय द गिवन इम्प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द प्योर सैंपल, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट हम आती है एनेंशियोमेरिक एक्सेस। एनेंशियोमेरिक एक्सेस का मतलब होता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई मिक्सचर है और उस मिक्सचर के अंदर डेक्स्ट्रो और लीवियो फॉर्म इक्विमोलर अमाउंट के अंदर नहीं है, एक फॉर्म ज्यादा है एक फॉर्म कम है। फॉर एग्जांपल 60% देखो डी फॉर्म है और 40% एल फॉर्म है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, कौन ज्यादा है, डेक्स्ट्रो फॉर्म देखो ज्यादा है, 20% ज्यादा है, वो तो हमने ऊपर लिख दिया, देखो एक्सेस ऑफ वन एनेंशियोमेरिक फॉर्म अदर ओवर द अदर वन मींस 20% हमने ऊपर लिख दिया, टोटल कितना है 60 + 40 परसेंटेज की फॉर्म में, तो 100 नीचे लिख दिया, तो ऊपर 20 है नीचे 100 है, 20/100 दैट कॉल्ड एज द एनेंशियोमेरिक एक्सेस। उसे आप क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड एज द एनेंशियोमेरिक एक्सेस कहते हैं आप उसे। परसेंटेज कहेंगे तो परसेंटेज एनेंशियोमेरिक एक्सेस आ जाएगी। तो व्हाट इज द एनेंशियोमेरिक एक्सेस, द रेशियो ऑफ एक्सेस ऑफ वन एनेंशियोमर ओवर द अदर to the total concentration of the enantiomers in the mixture is called as the enantiomeric excess। उसे आप enantiomeric excess कहते हैं। तो जो enantiomeric excess वाला जो मिक्सचर है मींस ये पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर है, क्योंकि डी और एल आपके इक्विमोलर अमाउंट के अंदर नहीं है। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस का मतलब है कि आपके पास जो मिक्सचर है वो पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर है, उसके अंदर से जब आप पीपीएल को पास करते हैं तो पीपीएल के अंदर रोटेशन जरूर होगी, डिपेंडिंग अपॉन which of the form, whether the dextro or livio, which form is present in excess। जैसे इस गिवन एग्जांपल में डेक्स्ट्रो फॉर्म 20% ज्यादा है, तो इसलिए जो नेट रिजल्ट होगा, जो रोटेशन होगा पीपीएल के अंदर, वो किधर होगा, राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर, जैसे हमने शो किया। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एनेंशियोमेरिक एक्सेस। और ये जो मिक्सचर होगा ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है डायस्टीरियोमेरिज्म। डायस्टीरियोमेरिज्म, तो डायस्टीरियोमर्स और डायस्टीरियोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी है, डायस्टीरियोमर्स पेयर ऑफ कंपाउंड होंगे। तो डायस्टीरियोमर्स भी वैसे ही हम डेफिनेशन लिखते हैं, स्टार्टिंग वैसे ही करते हैं, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला। तो वो पेयर ऑफ कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, तो वो जो कंपाउंड हम लेने वाले वो कंपाउंड कैसा हो, तो उसकी कंडीशन है द पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड दैट पर्टिकुलर कंपाउंड मस्ट हैव टू डिफरेंट एसिमेट्रिक कायरल सेंटर। जैसे हमने एग्जांपल लिया, आप देखें इसके अंदर हमारे पास क्या है, टू डिफरेंट कायरल सेंटर है। आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं, पहला कायरल सेंटर देखो मैंने स्टार लगाया नीचे, इसके ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट है, एच है, CH3 है टॉप में, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर Cl है और नीचे रिमेनिंग ग्रुप है। ऐसे दूसरा कायरल सेंटर, उसके अंदर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में H है, राइट हैंड साइड में Cl, नीचे इथाइल ग्रुप है, ऊपर वाले कायरल सेंटर के ऊपर क्या था, मिथाइल। तो इसलिए दोनों कायरल सेंटर आपके डिफरेंट हो गए। सो दैट इज द कंडीशन नंबर 1। क्या थी बोलो, आपके टू डिफरेंट कायरल सेंटर होने चाहिए, ये हो गया। लेकिन बेसिक पार्ट क्या था, डेफिनेशन का स्टार्ट हमने कैसे की थी कि द पेयर ऑफ कंपाउंड। तो पेयर कहाँ है, देखो ये हमने पेयर बना दिया आपके सामने, ये वो पेयर ऑफ कंपाउंड है। इन दोनों का आप मोलिकुलर फार्मूला देखें बिल्कुल सेम है, देखो दोनों में CH3 है टॉप के ऊपर, दोनों में बॉटम के ऊपर इथाइल ग्रुप है, दोनों के अंदर दो कायरल सेंटर है, और दोनों कायरल सेंटर के ऊपर क्या लगा हुआ है, H और Cl। दोनों के ऊपर आप देखेंगे तो H और देखो Cl लगा हुआ है दोनों के ऊपर ही, मींस दोनों का मोलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। अब अगला पार्ट देखते हैं डेफिनेशन हमारी पूरी कैसे होती है। तो मींस द पेयर ऑफ कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला having the two different asymmetric chiral center plus अब क्या which are not mirror image of each other। जो ये दो पेयर ऑफ कंपाउंड है क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, नो, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। कैसे नहीं है, फर्स्ट पार्ट को देखें तो मिरर इमेज लगता है, देखो
मिरर इमेज में हमने कैसे बताया था, नजदीक वाला ग्रुप नजदीक देखो H के, देखो नजदीक H है, Cl दूर है तो Cl दूर है, ये तो मिरर इमेज बन गया। लेकिन नीचे वाला पार्ट देखो Cl देखो मिरर के नजदीक है, तो यहाँ पे कौन है H, मीन्स अब ये मिरर इमेज नहीं है। तो मीन्स ये जो दो पेयर ऑफ कंपाउंड है ये कंप्लीटली एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब वन हाफ, एक हाफ को देखे, नीचे वाले हाफ को देखे, द वन हाफ ऑफ द मोलिक्यूल हैव द बोलो क्या, सेम कॉन्फिगरेशन। नीचे वाले हाफ की सेम कॉन्फ़िगरेशन है। सेम कॉन्फ़िगरेशन मींस जो ग्रुप लेफ्ट में है, दोनों के अंदर नीचे वाले पार्ट में देखें, H लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट में ही है, राइट हैंड साइड में Cl है तो दोनों में राइट हैंड साइड में Cl है, मींस द वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम अदर हाफ को देखें तो अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। अगर हम नीचे वाले पार्ट को छुपो लें, सिर्फ ऊपर वाले आधे पार्ट को देखें, तो वो पार्ट ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन कैसी, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज क्यों है, देखो नजदीक मिरर के कौन है H, यहाँ पे नजदीक कौन है बोलो H, दूर कौन है Cl, वहां पे भी दूर कौन है Cl। अगर आप उठाएं इस आधे पार्ट को, सिर्फ ऊपर वाले आधे पार्ट को दूसरे आधे पार्ट के ऊपर रखें, तो बोलो Cl जो ऊपर वाला है, देखो ये ऊपर वाला, देखो ये जो Cl है, इस Cl के ऊपर कौन आएगा, देखो ये H आएगा, इधर वाला ये H। तो क्या ये इसको सुपर इम्पोज कर रहा है, नो, Cl के ऊपर तो H आ गया, तो कैसी इमेज बनी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड को आप क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स, एंड प्रॉपर्टी कॉल्ड एज द डायस्टीरियोमेरिज्म। तो डायस्टीरियोमेरिज्म क्या, कैसी प्रॉपर्टी है, ये कैसी प्रॉपर्टी है, तो हम क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन पहले हम लिखते हैं कि द पेयर ऑफ कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हैविंग द टू डिफरेंट एक एसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक कायरल सेंटर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं थी, लेकिन वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल हैव द सेम कॉन्फिगरेशन। जो लोअर हाफ था आपने देखा इसमें, वो एक दूसरे की क्या है, सेम कॉन्फिगरेशन। अदर हाफ को देखा, जो अपर हाफ था, हमने क्या देखा, विच फॉर्म्स द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड को आप डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डायस्टीरियोमेरिज्म। तो उसके लिए डायस्टीरियोमेरिज्म के बारे में ये पूछा जाता है कि वो कितने डायस्टीरियोमर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक कंपाउंड लिया, देखो 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन। तो 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन जो हमने कंपाउंड लिया, देखो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा की, ये 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन की स्ट्रक्चर ये वही है जो नीचे देखो हमने ड्रा कर रखी है। तो जो नीचे हमने ड्रा की है बिल्कुल सेम है। अब हमने देखो क्या किया, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखो मिरर इमेज ली, मिरर इमेज बना के, देखो ये मिरर इमेज हमने बनाई है। तो ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 की मिरर इमेज स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये आपस में एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स नहीं है, दे आर नॉट द डायस्टीरियोमर्स। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, 1 और 2, ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन गई। और मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, वही तो हमारा पॉइंट था। आप डेफिनेशन में ऊपर चेक कर सकते हैं कि द पेयर ऑफ कंपाउंड व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। इसलिए पॉइंट जो स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 आपस में एक दूसरे के क्या रिलेशन नहीं है इनका आपस में, दे आर नॉट डायस्टीरियोमर्स। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी की बनाते हैं। हमने ये फॉर्म ले ली, सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम है। पहले वालों में क्या कर रखा था कि आपके जो Cl ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर थे। अब की बार हमने स्ट्रक्चर नंबर 3 ऐसी बनाई जिसमें HH आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, Cl दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। अब इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज देखो ये सामने मिरर इमेज बना दी। तो 3 और 4 फिर ये आपस में एक दूसरे के क्या नहीं है, दे आर नॉट द डायस्टीरियोमर्स। क्यों नहीं है डायस्टीरियोमर, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। और कंडीशन फिर से वही डेफिनेशन में कि मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये 4 कंपाउंड ऐसे बन गए आपके सामने जिनके अंदर 2 कायरल सेंटर हैं। इन सभी का पहली बात देखो, फर्स्ट पॉइंट, सभी का मोलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। जो सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है, मोलिकुलर फार्मूला सभी का क्या है, सेम। अब इन सभी के अंदर हमें पेयर बनाना है। किस टाइप से पेयर बनाना है, इस टाइप का पेयर बनाए जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। मींस जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है उसका 2 के साथ तो बना नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसकी मिरर इमेज हो गई। तो अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले 1 और 3 का, जो हमने नीचे ड्रा कर ही रखी है, देखो बिल्कुल नीचे बॉटम के अंदर। तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, 1 और 3 में ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। जो नीचे वाला पार्ट है उसकी बोलो क्या है, सेम कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर वाले पार्ट की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो 1 और 3 बोलो क्या हो गए, देखो हम लिख भी देते हैं, द फॉलोइंग पेयर्स आर डायस्टीरियोमर। बोलो कौन, 1,3 मींस 1 स्ट्रक्चर, देखो ये ऊपर से 1 ले लिया और ये 3 ये हमने नीचे ड्रा कर दिए। ये आपस में बोलो क्या है, ये एक आपस में डायस्टीरियोमर्स है। नेक्स्ट बोलो कौन से ले सकते हैं 1 के साथ, 1 के साथ आप ले सकते हैं 4, 1 और 4 को। देखो ये 1 स्ट्रक्चर ड्रा की, ये हमने स्ट्रक्चर नंबर 4 ड्रा की, बीच में मिरर भी लगा दिया। क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है ये, नो, दे आर नॉट द मिरर इमेज। तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई जो ऊपर हमने आपको बताई थी, विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो हमने ऊपर लिखा था वो कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और 4 में भी देखें तो देखो नीचे वाला जो पार्ट है और ऊपर वाले पार्ट में क्या, ऊपर वाले पार्ट के अंदर क्या है, सेम कॉन्फ़िगरेशन।
नीचे वाले पार्ट के अंदर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। नीचे वाले पार्ट को अगर आप देखें तो आपस में क्या है, इट फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। देखो सीएल के नजदीक बोलो कौन है, मिरर के नजदीक, सीएल के नजदीक, सीएल है, एच दूर है, तो देखो दूर है, तो मींस आधा जो पार्ट है नीचे वाला उसने क्या बनाई, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऊपर वाले की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब जो ग्रुप राइट साइड में, देखो राइट साइड में एच है तो राइट साइड में एच है, लेफ्ट साइड में सीएल है तो लेफ्ट साइड में सीएल है, ऊपर CS3 है तो ऊपर CS3 है, उसे कहते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं आप उसे, सेम कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया। तो ये आपने क्या देखा, आपके कितने पेयर बन चुके हैं, स्ट्रक्चर 1 और 3 आपस में डायस्टीरियोमर थे, अब 1 और 4 भी आपस में डायस्टीरियोमर है। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखते हैं, 2 का किसके साथ, 2 का 3 के साथ रिलेशन, स्ट्रक्चर नंबर 2 को ड्रा किया और स्ट्रक्चर नंबर 3 को ड्रा करते, बीच में मिरर इमेज देखा, इनमें मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो हमारी जो डेफिनेशन का ये पार्ट था विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखें जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, उसके अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन है, राइट साइड में दोनों में Cl, लेफ्ट साइड में दोनों में क्या है, H, टॉप पे ऊपर कौन है बोलो, CS3, मींस द वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन। लोअर हाफ में देखें, दे फॉर्म द मिरर इमेज, क्या बना दी इन्होंने एक दूसरे की मिरर इमेज, और कैसी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सो these all are the condition which are required for the to define the diastereomerism। डायस्टीरियोमेरिज्म को डिफाइन करने के लिए जरूरी है। तो 2 और 3 के बीच भी रिलेशन क्या हुआ, दे आर डायस्टीरियोमर्स टू ईच अदर। हम देखते हैं 2 और 4 के बीच रिलेशन, 2 और 4 भी आपस में डायस्टीरियोमर है, स्ट्रक्चर नंबर 2 को ड्रा किया, 4 को ड्रा किया, आपस में इनमें फिर से वही कि दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। प्लस जो लोअर हाफ है दे हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन, जो अपर हाफ है दे फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आपने देखा जो ये कंपाउंड था 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, इसकी हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा की, डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स इसकी ड्रा की, और टोटल कितने बन गए, वो आपके टोटल 4 स्ट्रक्चर ड्रा की, और फिर वो उनके बीच हमने रिलेशन देखा कि कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जो डायस्टीरियोमेरिज्म को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने देखा स्ट्रक्चर 1 और 3 के बीच रिलेशन डायस्टीरियोमेरिज्म का है, 1 और 4 के बीच, फिर उसके बाद 2 3 के बीच, 2 4 के बीच। सो दीज आर द पेयर ऑफ कंपाउंड व्हिच आर द डायस्टीरियोमर्स। अब हम डायस्टीरियोमर्स की टाइप देखते हैं। जो डायस्टीरियोमर्स थे, जो दो पेयर थे, उनमें से एक पेयर को हम किस नाम से पुकारे, दूसरे को कैसे। तो डायस्टीरियोमर्स कौन सी दो टाइप हो सकती है, तो डायस्टीरियोमर्स में भी द एरिथ्रियो आइसोमर, एरिथ्रो हो सकते हैं, एरिथ्रो भी कह सकते हैं और एरिथ्रियो भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम करेक्ट हैं। तो एरिथ्रियो कौन होंगे, the isomer in which the two same groups on the two chiral centers are present on the same side। जैसे यहाँ पे आप देखें जो Cl they are present on the same side, HH present on the same side, so that is the erythroform, erythroform। तो कई बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द थ्रियोफॉर्म, थ्रियो आइसोमर। तो थ्री आइसोमर कौन होंगे, द आइसोमर इन विच द टू सेम ग्रुप ऑन द टू कायरल सेंटर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट साइड। देखो Cl दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, HH प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, so that is the threoform। so that is the definition of the erythrio and the thrio isomer। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, how will you define the diastereomers। तो पीछे हमने एक्सप्लेन किया what are the different types of the diastereomer। yes डायरेक्ट भी आ सकता है, how will you define the term erythrio isomer and the thrio isomers। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर देते हैं, या स्ट्रक्चर दे दे और फिर आपसे पूछ लें कि बताओ इनमें से कौन सी एरिथ्रोफॉर्म है और कौन सी थ्रियोफॉर्म है। तो उस टाइप से आप स्ट्रक्चर को देखते हुए इफ द सेम ग्रुप ऑन द टू कायरल सेंटर आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, तो आप कह देंगे इट इज द एरिथ्रियो आइसोमर। और इन विच द टू सेम ग्रुप आर present on different side on the two chiral centers that called as the thrio isomer, तो आप उसे थ्री आइसोमर कह देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज डायस्टीरियोमर्स की, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा वो सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर्टी बन जाएंगी। तो डायस्टीरियोमर्स हैव द following properties, means they have the different physical properties like the melting point, boiling point, solubility, density। ये सारी प्रॉपर्टी इनकी आपस में क्या होंगी, टू पेयर ऑफ कंपाउंड की डिफरेंट होती है। they have the similar chemical property but not identical because they differ in their rate of reaction। क्योंकि जब भी वो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो वो डिफर करेंगे अपने रेट के अंदर। जो डायस्टीरियोमर है they also differ in the specific rotation as they may have the same or the opposite sign of rotation or maybe even optically inactive और optically inactive भी हो सकते हैं। They can easily be separated by the method that is the fractional crystallization, fractional distillation or the chromatography due to their difference in their physical properties। इसलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट इस टाइप से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स के बीच।
सबसे पहला डिफरेंस, डायस्टीरियोमर्स कौन थे? ये वो कंपाउंड थे, अभी आपने देखा था, हमने बार बार अंडरलाइन किया था उस चीज को कि दे आर दी स्टीरियोआइसोमर्स हैविंग नो मिरर इमेज रिलेशनशिप। देखो ये स्ट्रक्चर नंबर हमने जैसे 2 जो पीछे ड्रा की थी, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 हमने जैसे लिखा, सेम चीज हमने पिकअप की है पीछे से, वही चीज ड्रा कर दी। देखो इनमें आपस में कोई भी मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीच में मैंने मिरर रख दिया और आपस में इन्होंने मिरर इमेज बना दी। नो, दे आर सच टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच हैव नो मिरर इमेज रिलेशनशिप। जबकि एनेंटियोमर्स के अंदर क्या था? दे हैव द मिरर इमेज रिलेशनशिप। उनकी डेफिनेशन के अंदर ही ये था कि दे फॉर्म द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे हमने ये लैक्टिक एसिड को लिया, बीच में मिरर इमेज रखा, अब ये दोनों क्या है? एक दूसरे की मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। नेक्स्ट पॉइंट, डायस्टीरियोमर में हमने देखा दे हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटीज। जबकि हमने एनेंटियोमर में देखा था दे हैव द सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट वन प्रॉपर्टी, दैट इज देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। They can easily be, diastereomers क्या है? They can easily be separated by fractional distillation due to their difference in their boiling point, due to difference in their boiling point। तो हम यहाँ पे लिख देंगे due to difference in their boiling point। लेकिन जो आपके एनेंटियोमर्स होते हैं, they can never be separated by the fractional distillation due to their similar boiling point, due to their same boiling point, क्योंकि उनका boiling point सेम होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। They can easily be separated by the fractional crystallization also due to difference in their solubility। जबकि आपके जो एनेंटियोमर्स होते हैं, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, क्योंकि ये डिफर नहीं करते इन देयर सोल्युबिलिटी, बिकॉज ड्यू टू देयर सिमिलर behavior in their solubility, due to their similar behavior, due to their similar behavior towards solubility या in their solubility। नेक्स्ट, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो तो सिमिलर होती, बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर डिफरेंट रेट ऑफ द सेम रिएक्शन। एनेंटियोमर्स में भी हमने देखा था दे हैव द आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, बट देयर रेट ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट विद अदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो हमने देखा था कि 2 आइसोमर लिए थे हमने, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवियो रोटेटरी, उसके अंदर हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाला था, जैसे एस ब्रूसिन आपने देखा था, और उससे हमने प्रोड्यूस क्या किए थे? 2 डिफरेंट डायस्टीरियोमर्स हमने प्रोड्यूस कर दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे मे हैव ऑप्टिकल रोटेशन इन डिफरेंट डायरेक्शन टू द सेम और द डिफरेंट एक्सटेंट। लेकिन इनका क्या होगा? दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स देयर पीपीएल। और दूसरी चीज क्या आ सकती है डायस्टीरियोमर में? दे मे हैव द ऑप्टिकल रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन बट टू द डिफरेंट एक्सटेंट। मींस आपके पास 2 कंपाउंड जो हमने लिए, उसके अंदर क्या है? रोटेशन तो कर रहे हैं दोनों राइट डायरेक्शन में, लेकिन एक रोटेशन कर रहा है 20 डिग्री, दूसरा कर रहा है 25 डिग्री। मींस दे हैव द ऑप्टिकल रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन बट मे बी टू द डिफरेंट एक्सटेंट। वो डिफरेंट एक्सटेंट तक भी हो सकती है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनमें क्या है? दे रोटेट द पीपीएल इन डिफरेंट डायरेक्शन बट टू द सेम एक्सटेंट, बट टू द सेम एक्सटेंट। जो आपके डेक्स्ट्रो और लीवियो फॉर्म होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में जब उसको रोटेट करते हैं बट टू द सेम एक्सटेंट तक करते हैं। मींस डेक्स्ट्रो फॉर्म उसको 20 डिग्री राइट में करती है, तो लीवियो फॉर्म उसको 20 डिग्री लेफ्ट में करती है, टू द सेम एक्सटेंट तक होता है वो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपकी जो 2 फॉर्म होती हैं वो सेम डायरेक्शन में भी कर सकती हैं, सेम डायरेक्शन में, और क्या कर सकती है? टू द सेम, टू द बोलो क्या? सेम और द डिफरेंट एक्सटेंट। लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में भी कर सकती हैं वो, हो सकता है एक राइट में करे, दूसरा लेफ्ट में, और वो भी सेम टू और टू द डिफरेंट एक्सटेंट। डायस्टीरियोमर में मैंने आपको क्या बताया? देखो फिर से रिपीट कर देते हैं इस चीज को, कि जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, जो 2 कंपाउंड होंगे, वो क्या कर सकते हैं? वो पीपीएल को हो सकता है एक ही डायरेक्शन में रोटेट करें, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, या दोनों राइट हैंड डायरेक्शन में। लेकिन जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा उनका सेम भी हो सकता है और वो डिफरेंट भी हो सकता है। दूसरी बात, हो सकता है जो डायस्टीरियोमर, जो ये 2 पेयर ऑफ कंपाउंड हैं, एक रोटेट करे लेफ्ट में, एक रोटेट करे राइट में, और इनकी रोटेशन का जो एक्सटेंट है वो सेम भी हो सकता है और वो डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन एनेंटियोमर के अंदर ऐसा नहीं होता। एनेंटियोमर के अंदर जो एक डेक्स्ट्रोफॉर्म होगी, एक लीवियोफॉर्म होगी, दोनों पीपीएल को रोटेट करेंगे इन द डिफरेंट डायरेक्शन, वन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, अदर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, बट टू द सेम एक्सटेंट। 20 डिग्री इधर तो 20 डिग्री इधर दूसरी डायरेक्शन के अंदर।
तो जो रोटेशन का एक्सटेंट होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये थे इनके बीच पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं अबाउट द मीजो कंपाउंड। डायस्टीरियोमर के बाद नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड के अंदर क्या है, आपने देखा था ना अभी डायस्टीरियोमर्स के अंदर के वही चीज के द पेयर ऑफ कंपाउंड विच हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड द कंपाउंड, जो एक कंपाउंड है विच मस्ट हैव द टू क्या थे, डिफरेंट कायरल सेंटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मीजो कंपाउंड को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर टू सिमिलर कायरल कार्बोनेटम होने चाहिए। और डायस्टीरियोमर में क्या था, टू डिसिमिलर कायरल कार्बोनेटम होने चाहिए थे, टू डिफरेंट कायरल कार्बोनेटम होने चाहिए थे। जैसे हमने यहाँ पे लिया मीजो टार्टेरिक एसिड। अब देखें दोनों के दोनों एंड के ऊपर बोलो क्या है, नंबर 1 पे क्या है ऊपर CH, नंबर 4 के ऊपर भी हमने क्या ले रखा है COOH। हो गए ना दोनों एंड बिल्कुल सेम, और बीच में भी ग्रुप बिल्कुल सेम है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि टू सिमिलर कायरल सेंटर होने चाहिए। दो कायरल कार्बोनेटम है, दोनों के ऊपर सेम ग्रुप लगे हुए हैं। आप देखें ऊपर वाले पे C2 के ऊपर देखें एक OH एक H, ऊपर की तरफ CH और नीचे रिमेनिंग ग्रुप। ऐसे कायरल कार्बोनेटम जो नंबर 3 है उसके आप देखें, एक आपका OH राइट साइड में, लेफ्ट साइड में H और नीचे CH और रिमेनिंग ग्रुप आपका जो वो सेम है जो कि पहले में था, मींस सिमिलर कायरल कार्बोनेटम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे कंपाउंड होते हैं अभी हमने देखा। पहला पॉइंट क्या था, विच हैव द टू सिमिलर कायरल कार्बोनेटम। सेकंड पॉइंट, विच मस्ट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर इंटरनल मिरर प्लेन होना चाहिए। मींस वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल। एक आधे हिस्से के बीच में देखो हमने इमेजिनरी प्लेन रख दिया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसने पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऐसा लगता है कि एक हाफ दूसरे हाफ की मिरर इमेज है, तो मींस इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो ये मिरर इमेज कैसी बनी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। वन हाफ फॉर्म्स द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। ओवरऑल जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जो ये कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों होगा, ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। कैसे आपको समझाया गया था पहले भी कि देखो आप जब भी पहला जो कायरल सेंटर है C2 कार्बन, उसके ऊपर आप देखें हायर एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप कौन है, C के ऊपर OH, O हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, अदर CH में C, एटॉमिक नंबर 6 लास्ट वाला तो H है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये PPL को कैसे रोटेट करेगा, मान लीजिए देखो इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, हायर एटॉमिक नंबर 8 से 6 से 1 की तरफ गए। अब अदर पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें भी एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन देखो OH वाला ग्रुप, फिर CH ग्रुप और उसके बाद ये वाला। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, आधा जो हिस्सा है वो PPL को मान लीजिए रोटेट करता है, ऊपर वाला आधा हिस्सा किधर रोटेट कर रहा है बोलो, एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाला कैसे रोटेट कर रहा है बोलो, क्लॉकवाइज। एक दूसरे को के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, वो कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो दैट इज द इंटरनल कंपनसेशन, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हो रहा है। तो ओवरऑल जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो कैसे होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों बने, ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन, बिकॉज वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल cancel out the effect of the other half of the molecule towards the plane polarized light। तो ऐसे कंपाउंड को आप कहते हैं मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बनी, द पेयर ऑफ द कंपाउंड, द कंपाउंड ये एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि द पेयर ऑफ कंपाउंड, हम कहते हैं द कंपाउंड विच है, या कोई और दूसरा कंपाउंड भी हम ले लें इसी टाइप का जिसमें दोनों OH इसमें आपको दिख रहे हैं राइट में, उसमें लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो भी आपका मीजो कंपाउंड ही होगा। तो जिसके अंदर क्या होने चाहिए, विच मस्ट हैव द टू सिमिलर कायरल कार्बोनेटम, विच मस्ट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन सच ए वे दैट वन हाफ फ्रॉम द मिरर इमेज, one half forms the non-superimposable mirror image of the other half in such a way that there occurs the internal compensation, the molecule becomes the optically inactive। तो ऐसे कंपाउंड को आप कहते हैं मीजो कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी देखो हमने ये इमेजिनरी प्लेन डॉटेड लाइन से दिखाया, और इससे क्या हो गया, वन हाफ और जो दूसरा हाफ एक दूसरे की क्या नजर आते हैं, दे फॉर्म द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये एग्जांपल भी मीजो कंपाउंड का हो गया। तो हमने क्या देखा, इस कंपाउंड के अंदर जो मीजो कंपाउंड है परमानेंटली इनएक्टिव क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं देयर अकर्स ए प्रोसेस कॉल्ड एज द इंटरनल कंपनसेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ द अदर हाफ टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन अपनी स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर। अभी तक हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं एनेंशियोमर्स की भी, डायस्टीरियोमर्स की भी, उन्हीं को यूटिलाइज करना है इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, स्टीरियोजेनिक सेंटर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर वो सेंटर होता है जैसे हमने अभी ये शो किया लैक्टिक एसिड के अंदर। तो ये कैसा सेंटर होगा, एक ऐसा सेंटर है जिसमें हम क्या करेंगे, द सेंटर ऑन विच द एक्सचेंज इन बिटवीन द टू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम प्रोड्यूसेस द स्टीरियो आइसोमर्स।
that stereoisomer may be the enantiomer or the diastereomer. Means जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने शो किया, इसके ऊपर हम किन्हीं दो ग्रुप के बीच में इंटरचेंज करेंगे, उनकी पोजीशन में चेंज करेंगे। जैसे हमने ये चेंज कर दिया, देखो क्या चेंज किया बोलो, कौन से दो ग्रुपों की पोजीशन में हमने चेंज किया? वो ग्रुप है OH और देखो CH। OH राइट हैंड साइड में था, उसको लेफ्ट में पहुंचा दिया, CH लेफ्ट में था, उसको राइट हैंड डायरेक्शन में पहुंचा दिया। देखो ऐसे हमने लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद अब क्या महसूस आप कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि अब जो दो कंपाउंड बन गए, बोलो ये दूसरा कंपाउंड कैसे बनाया हमने? बाय कॉजिंग द एक्सचेंज, बाय बाय क्रिएटिंग एन एक्सचेंज इन बिटवीन द OH एंड द CH ग्रुप ऑन दैट सेंटर, दैट इज द कार्बन सेंटर, जिसे आप कायरल कार्बोनेटम कह रहे हैं, उसके ऊपर हमने ऐसा किया। और ऐसा करने से हमें क्या मिल गया? हमें ऐसा लगता है दे हैव द मिरर इमेज रिलेशनशिप, मींस दिस पेयर ऑफ कंपाउंड नाउ कॉल्ड एज द एनेंशियोमर्स। ये एनेंशियोमर हमें मिल गए। तो ये कौन सा सेंटर था? ये वो कार्बन था जिसके ऊपर हमने OH और CH की पोजीशन में चेंज किया, और चेंज करने से दूसरा जो कंपाउंड मिला, पहले कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच जो रिलेशन है वो कैसा है? वो रिलेशन ऐसा है कि नाउ दे बिकम्स द एनेंशियोमर्स। वही हमने डेफिनेशन में लिखा था कि द सेंटर ऑन व्हिच द एक्सचेंज इन बिटवीन द टू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम प्रोड्यूसेस ईदर द एनेंशियोमर्स, जैसे एनेंशियोमर्स मिल गए, और द डायस्टीरियोमर्स। अब हम एग्जांपल लेते हैं डायस्टीरियोमर के बनने का। फॉर एग्जांपल हमने ये देखो स्ट्रक्चर ड्रा की, इसमें आप देखिए बड़े ध्यान से, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हमने कह दिया ऊपर वाले को, जब जहां पे हमने लिखा है स्टीरियोजेनिक। अब इसके ऊपर दो ग्रुप लगे हुए हैं, दो एटम लगे हुए हैं, वन इज द H, अदर वन इज कौन है? Cl। हम इनकी पोजीशन में मान लीजिए चेंज कर देते हैं, रिमेनिंग पार्ट को अनअफेक्टेड रखेंगे। देखो हमने चेंज कर दी इनकी पोजीशन। देखो H जो किधर था, राइट हैंड डायरेक्शन में, उधर उसको हमने किधर कर दिया? लेफ्ट हैंड साइड में। Cl जो लेफ्ट साइड में था उसको किधर कर दिया? राइट डायरेक्शन के अंदर। अब जो ये दो पेयर ऑफ कंपाउंड जो बन गए, बोलो इनके बीच रिलेशन क्या है? इनके बीच रिलेशन ऐसा है, नाउ दे बिकम द डायस्टीरियोमर। बोलो क्यों? क्योंकि अगर इनके बीच में मिरर इमेज रख दें तो दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। पूरे जो मोलिक्यूल है आपस में बीच में अगर हम मिरर रख देते हैं तो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर जिसके नीचे मैंने 3 लिखा है, ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। लेकिन क्या रिलेशन है? देखो वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, जो लोअर हाफ है विच हैव द सेम कॉन्फिगरेशन, एंड द अपर हाफ, जो अपर हाफ है विच फॉर्म्स द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ऐसा काम कौन करता है? ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड को आप क्या कहते थे? दीज आर दी डायस्टीरियोमर्स। तो हमें डायस्टीरियोमर मिल गए। तो मैं जो पहला कंपाउंड था स्ट्रक्चर नंबर 1, उसके अंदर हमने एक ही चेंज किया था, जिस कायरल सेंटर के ऊपर से हमने ऐसा किया था, H और Cl की पोजीशन को चेंज किया। चेंज करने से जो नया कंपाउंड मिला, तो ओरिजिनल कंपाउंड और नए कंपाउंड के बीच में जो अब रिलेशन आ गया, ऐसा रिलेशन है कि these pair of compound behaves like that of the diastereomers। तो वही हमारी मेन डेफिनेशन थी स्टीरियोजेनिक सेंटर की, कि स्टीरियोजेनिक सेंटर किसे कहते हैं? द सेंटर ऑन व्हिच द एक्सचेंज इन बिटवीन द टू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स प्रोड्यूसेस ईदर द एनेंशियोमर, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में, और द डायस्टीरियोमर, जैसे कि नीचे वाले एग्जांपल में। आप उसे कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर्स या स्टीरियो सेंटर्स आप उन्हें कह देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ द पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स इन द गिवन कंपाउंड। जो आपके पास कोई कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं उसके अंदर कितने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। तो अगर नंबर ऑफ जो कायरल कार्बन एटम है वो डिफरेंट हो, इफ द कायरल कार्बन एटम्स आर, बोलो क्या हो? डिफरेंट हो, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स द मॉलिक्यूल विल बी, बोलो कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर n। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल हमने दिखाया आपको, इसके अंदर दो कायरल सेंटर है आपको दिख रहे हैं, और दोनों के दोनों जो कायरल सेंटर है वो बोलो क्या आपके डिफरेंट है? देखो ऊपर वाला डिफरेंट है, CH3 ग्रुप है, नीचे वाला डिफरेंट है, बोलो इसमें कौन लगा हुआ है? C2H5 लगा हुआ है नीचे। तो इसके अंदर आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर n। लेकिन अगर हमारे पास कायरल सेंटर कैसे हो? सेम हो, जैसे ये मीजो टारटेरिक एसिड की स्ट्रक्चर हमने ड्रा की है, तो जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, मैक्सिमम नंबर, वो कितने होंगे? लेस देन 2 रेज टू द पावर n। ध्यान रखें, ऊपर हमने बोला है मैक्सिमम विल बी 2 रेज टू द पावर n, यहाँ पे कितने होंगे? लेस देन 2 रेज टू द पावर n होंगे। अब हम डिटरमाइन करते हैं उसको। तो नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स, मींस द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड द मेसोफॉर्म्स। हम सारी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमारे पास कंडीशन नंबर 1, इफ द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल एंड कंटेन एन स्टीरियोजेनिक सेंटर, मॉलिक्यूल देखो अनसिमेट्रिकल है और उसके अंदर क्या हो? स्टीरियोजेनिक सेंटर हो। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है आपके पास। नीचे वाला भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये नीचे वाला भी बोलो क्या है? ये भी आपका एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो दो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है आपके पास। ऊपर वाले पे भी चेंज करेंगे तो डायस्टीरियोमर मिलेगा, नीचे वाले पे चेंज करेंगे तो भी डायस्टीरियोमर आपको ऑब्टेन हो सकता है। देखो
ये हमें कंपाउंड कब मिला, ये तब मिला जब हमने ऊपर वाले को स्टीरियोजेनिक सेंटर एज्यूम किया। तो ऊपर वाले के ऊपर हमने पोजीशन को चेंज किया, ऐसे नीचे वाले के ऊपर भी हम पोजीशन को चेंज करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये आपके कौन है, डायस्टीरियोमर्स है। अब हम देखो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें देखने हैं, डी और एल फॉर्म कितने हैं। तो फार्मूला क्या लिखा बोलो, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल कायरल सेंटर है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2⁻⁴n। नंबर ऑफ मीसोफॉर्म्स कितनी होगी, वो तो 0 होंगी क्योंकि मीसो कंपाउंड तो ये है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 2⁻n + 0 = 2⁻n। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने ड्रा की है इसी को लेके चलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए बोलो, 2⁻n, n की वैल्यू 2 पुट की क्योंकि 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो 2⁻2 = 4। तो नंबर ऑफ मीसोफॉर्म तो है नहीं, 0 है, तो 4 + 0 = 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 4। वो हम पहले एक्सप्लेन भी कर चुके हैं अच्छे से, जब हमने देखा था, आपको ध्यान होगा डायस्टीरियोमेरिज्म की जब हमने डेफिनेशन लिखी, 4 कंपाउंड हमने ड्रा किए थे। हमने कहा था 1 3 1 4 2 3 2 4, ऐसे 4 कंपाउंड हमने ड्रा किए थे आपके आगे। आप दोबारा से पीछे का लेक्चर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और उसके अंदर इवन नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, कायरल सेंटर हो। फॉर एग्जांपल मीसो टार्टेरिक एसिड देखो हमने ले लिया, इसके अंदर क्या सिमेट्रिकल है, दोनों एंड के ऊपर CH ग्रुप है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है इसके अंदर, और इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। C2 कार्बन भी कायरल है, C3 भी कायरल है। C2 कार्बन एटम के ऊपर देखेंगे तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, C3 कार्बन के ऊपर भी देखेंगे तो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो दो दो कायरल सेंटर हैं लेकिन दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के C2 के ऊपर देखो सारे ग्रुप जो C2 कार्बन के ऊपर ग्रुप लगे हुए हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में आप देखें C2 के ऊपर बोलो कौन है, H। राइट में देखे बोलो कौन है आपके, OH। ऊपर देखे कौन है, CH। ऐसे ही अगर आप देखेंगे C3 के ऊपर तो वही सेम ग्रुप दिखाई देंगे, देखो OH, H और CH देखो बिल्कुल सेम ग्रुप है, मींस सिमिलर कायरल सेंटर है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलो कितने होंगे, जैसे पीछे आपने देखा था 2⁻n था, तो वो कब था, जब मॉलिक्यूल कैसा था, अनसिमेट्रिकल। अब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने, 2⁻⁴ में क्या होगा, n-1। मीसो कंपाउंड कितने होंगे बोलो, 2⁻⁴ में कितना, n/2 - 1। टोटल कितने बन जाएंगे, इन दोनों को आप एड अप कर देंगे। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलो कितने, 2⁻n-1, वैल्यू पुट करें। 2 आपके कायरल सेंटर हैं, पुट की n की वैल्यू 2, तो आंसर कितना आ गया, 2⁻1 = 2। मीसो कंपाउंड कैलकुलेट करते हैं, n की वैल्यू पुट करें 2, तो 2 / 2 - 1, तो 1 - 1 = 0, 2⁻0, 2⁻0 = 1। तो टोटल स्टीरियोमर्स कितने बन गए, ऑप्टिकल प्लस मीसो, दैट इज द 3 नंबर। सो आंसर इज 3। नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड हैज ओड नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। पिछला एग्जांपल कैसा था कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था लेकिन इवन नंबर ऑफ आपके क्या थे, स्टीरियोजेनिक सेंटर थे। अब हमने क्या लिया, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड हैव ओड नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। जैसे हमने लिया ट्राईहाइड्रोक्सीग्लूटेरिक एसिड हमने ले लिया, इसके अंदर आपने क्या देखा, देखो 3 कायरल सेंटर हैं, देखो अपर 1, लोअर 1, देखो बीच में भी आ गया। तो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है क्योंकि बीच में देखो हमने इमेजिनरी ये प्लेन ले लिया, मिड वाले पार्ट को सूडो प्लेन जिसे कहते हैं आप। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो ये आपका फार्मूला है 2⁻n-1 माइनस 2⁻ में कितना, n/2 - 1/2। मीसो फॉर्म का फार्मूला क्या होगा, 2⁻n/2 - 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हम निकाल लेंगे, इन दोनों को आप एड अप करेंगे, ऑप्टिकल और मीसो फॉर्म को। तो एड अप करने के बाद क्या हुआ, ये आपका कैंसिल हो गया, देखो इतना पार्ट। तो कितने बच गए, 2⁻n-1। तो जो एग्जांपल लिया हमने ट्राईहाइड्रोक्सीग्लूटेरिक एसिड, इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो वैल्यू पुट करके, क्योंकि 3 कायरल कार्बन एटम है तो n की वैल्यू 3 पुट किया आपने हर जगह। तो पुट करने के बाद क्या आ गया, 2⁻2 - 2⁻1 = 2। नेक्स्ट नंबर ऑफ मीसो कंपाउंड देखें, वैल्यू पुट करें दोबारा से, n की वैल्यू 3 पुट किया आपने, तो 2⁻1 = 2। तो टोटल आंसर कितना आ गया आपका, 2 + 2 = 4। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ आपके स्टीरियो आइसोमर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपनी डिफरेंट कंडीशंस भी देखी। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।